गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कैपेसिटर में हम लोगों ने कैपेसिटेंस फाइंड किया था। पहले टॉपिक में हमने फाइंड किया था कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी वैल्यू आई थी C = 4πε0 × R। सिमिलरली हम लोगों ने फाइंड किया था कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। चलिए देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। हमने सपोज कर लिया कि सपोज ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो समझो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज रहती है। मैंने मान लिया कि सपोज ये प्लेट +Q है और इस प्लेट पर जो चार्ज है वो -Q है। दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है d। कहने का मीनिंग दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप है वो गैप कितना है, d है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों प्लेट्स के बीच में सपोज कर लूँ कि यहाँ पर अभी कोई मीडियम नहीं है, तो मीडियम क्या हो गया, इसका मतलब एयर हो गया। और एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वैल्यू होती है 1। ठीक, अगर मुझे अब यहाँ पर फाइंड करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ध्यान समझना ये पॉजिटिव प्लेट है और हम लोग पढ़ चुके हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने आपको क्या बताया था, the direction of electric field intensity due to a positive charge is always away from the charge and the direction of electric field intensity due to negative charge is towards the charge। पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा डायरेक्शन चार्ज से दूर जाते हुए होगी एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा चार्ज के पास होते हुए होगी। अब देखो हमें यहाँ पर फाइंड करना है इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप है, इस गैप में नेट या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने सपोज कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट E1 है, तो E1 की डायरेक्शन क्या आएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने सपोज कर ली ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है E2, तो E2 की डायरेक्शन क्या आएगी, टुवर्ड्स द चार्ज। हम इन दोनों की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट की वजह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में एक डेरिवेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन मेटल शीट। किसी भी इनफाइनाइट प्लेन मेटल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था σ/2ε0। तो यहाँ पर ये भी तो एक प्लेट है, ये भी एक प्लेट है। मैंने इसको सपोज क्या किया है E1, तो E1 इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी σ/2ε0। क्या आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉजिटिव प्लेट। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे ड्यू टू नेगेटिव प्लेट की वजह से यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, तो उसकी वैल्यू भी आ जाएगी E2 इक्वल्स टू σ/2ε0। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2, और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। और हमें पता है कि अगर 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में हों तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम उन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। E1 एंड E2 की वैल्यू को पुट कराओ, देन E इक्वल्स टू E1 की वैल्यू σ/2ε0, E2 की वैल्यू भी σ/2ε0, देन E इक्वल्स टू, अब हम यहाँ से बोल सकते हैं वैल्यू क्या जाएगी, 2 σ/2ε0। 2 से 2 कैंसिल, तो E की वैल्यू आ जाएगी हमारी σ/ε0। वैल्यू क्या जाएगी, E इक्वल्स टू σ/ε0। अब देखो जरा, हमें पता है सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो हम यहाँ क्या पुट करा सकते हैं, हम यहाँ पुट करा सकते हैं सिग्मा इक्वल्स टू Q/A। इस वैल्यू को पुट करा सकते हैं, तो पुट करा दो।
तो यहाँ से हमारी E इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इतनी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, बाकायदा डेरिवेशन से रिलेशन निकाला था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल एवं एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो रिलेशन आया था वो रिलेशन था हमारा E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr, ये रिलेशन था। लेकिन मैंने वहाँ पर आपको वहाँ बताया था कि अगर दोनों चार्ज सेम हैं तब तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, लेकिन अगर दोनों चार्ज अपोजिट है तब फिर यहाँ पर माइनस का साइन नहीं आएगा। तो हम कौन से फॉर्मूले से चलेंगे, हम चलेंगे फ्रॉम E इक्वल्स टू V अपॉन डी, ये डेरिवेशन हम लोगों ने निकाला था, क्या आएगा E इक्वल्स टू V अपॉन डी, देन V इक्वल्स टू आ जाएगा E इंटू डी। E की वैल्यू हम यहाँ से पुट करा देंगे, हम यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ E की वैल्यू पुट कराएंगे तो V इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगा हमारा Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 इंटू डी। अब देखो हमने यहाँ पर V की वैल्यू फाइंड कर ली और मैंने आपको बता चुका हूँ, ये पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी टाइप के कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है या तरीका है वो कॉमन तरीका है। क्या करना होता है, हमें सबसे पहले V की वैल्यू फाइंड करनी होती है और जब V की वैल्यू फाइंड हो जाए तो फिर हम उसको पुट करा देते हैं इन द फॉर्मूला C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, पुट वैल्यू ऑफ V इन C इक्वल्स टू Q अपॉन V। क्या कराएंगे हम, C इक्वल्स टू Q अपॉन V में वैल्यू को पुट करा देंगे, किसकी, V की वैल्यू को, देन C इक्वल्स टू Q अपॉन V की वैल्यू Q D A एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये अपॉन के अपॉन में है तो शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यही हमारा फॉर्मूला आ गया कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है फॉर्मूला आ गया हमारा निकल का, क्या निकल के आया, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब जरा ध्यान दो, हम लोगों ने जब ये वाला डेरिवेशन किया है तो हम लोगों ने ये सपोज के लिया है कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है वो एयर है, मतलब कि अभी यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है। अच्छा, अगर यहीं पर कोई मीडियम आ जाए, कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई मीडियम हम रख दें तो यही फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, यही फॉर्मूला होगा C इक्वल्स टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और जहाँ पर K क्या है, वेयर K है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। K क्या है यहाँ पर, K है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। समझ में आया, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी, दूसरी प्लेट निगेटिवली चार्ज होगी। हमने सपोज कर लिया द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट इज E1, सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव प्लेट इज E2। E1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, क्या आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू भी हमने फाइंड की, क्या आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देन उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारी E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू पुट करा दी, E2 की भी वैल्यू पुट करा दी, तो यहाँ से E इक्वल्स टू वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद हमें पता है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A। सिग्मा की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कराई, जैसी वैल्यू पुट कराएंगे तो E इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हम लोगों ने इसी चैप्टर में एक डेरिवेशन किया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन आएगा क्या, E इक्वल्स टू V अपॉन D। तो यहाँ से V इक्वल्स टू आ जाएगा E इंटू D। हम क्या कराएंगे, यहाँ पर E की वैल्यू को पुट करा देंगे, जैसी E की वैल्यू पुट कराएंगे तो V इक्वल्स टू आ जाएगा Q इंटू D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। जैसे हमने V की वैल्यू को फाइंड कर लिया, अब हम क्या कराएंगे, V की वैल्यू को पुट करा देंगे इन द फॉर्मूला C इक्वल्स टू Q अपॉन V। जैसी वैल्यू पुट कराएंगे तो Q से Q यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन के अपॉन में है शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा
C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यही फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब फिर इसी में हम लोगों ने आगे क्या देखा कि जब हमने इस डेरिवेशन को किया है तो हम लोगों ने यहाँ पर ये सपोज करके चल रहे हैं कि दोनों के बीच में जो मीडियम है, अभी मीडियम एयर है, मतलब कुछ नहीं है। लेकिन अगर इनकेस कोई मीडियम प्रेजेंट हो दोनों प्लेट्स के बीच में, तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाएगा C इक्वल्स टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम फॉर्मूले को देखें, फॉर्मूला हमारा क्या आ रहा है, फॉर्मूला हमारा आ रहा है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C इक्वल्स टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो मुझे आप फॉर्मूले को देख के खुद ही सोचिए ये किस किस पर डिपेंड करता है। देखो जरा, हमारा फॉर्मूला क्या आया, हमारा फॉर्मूला निकल के आया है C इक्वल्स टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यही फॉर्मूला आया है। अगर ध्यान से देखो, C K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, C A के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और C D के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब जरा ध्यान से देखो, C क्या है, स्मॉल k के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्मॉल k क्या है, स्मॉल k है यहाँ पर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया जाए तो उस कंडीशन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्या बोला गया है, अगर इन केस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल कर दिया जाए तो दोनों प्लेट्स का बीच में जो कैपेसिटेंस होगा उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड है C प्रोपोर्शनल टू A। A यहाँ पर क्या है, A है यहाँ पर एरिया ऑफ प्लेट्स। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो प्लेट्स का यूज़ किया है उसका एरिया है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इफ़ द एरिया ऑफ प्लेट्स आर इंक्रीज्ड देन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल ऑल्सो बी इंक्रीज। अगर एरिया को इंक्रीज करा देंगे तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड है कि C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द D। D क्या है, सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो हम यहाँ बोल सकते हैं if the distance between the plates of parallel plate capacitor is increased then capacitance of parallel plate capacitor will be decrease। अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करा दिया जाए या दोनों प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को इंक्रीज करा दिया जाए तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अभी हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया है, इस डेरिवेशन में हम लोगों ने ये किया है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है या तो उसमें कोई भी मीडियम नहीं था दोनों प्लेटों के बीच में, अगर वो मीडियम था तो पूरे के पूरे गैप में, दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप है उस पूरे के पूरे गैप में मीडियम प्रेजेंट है। लेकिन अगर इन केस ऐसा हो जाए, इस तरीके से हो जाए कि सपोज ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और जो मीडियम है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम वो ना तो पूरे के पूरे स्पेस में ना होके एक पर्टिकुलर रीजन तक ही हो, तब उस केस में हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा। अब क्या है देखो जरा, अब यहाँ पर हमने इस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को पूरे के पूरे गैप में ना रख के सिर्फ हमने इसको कहाँ पर रखा है, सिर्फ हमने इसको रखा है एक थोड़ी सी विड्थ में। वो विड्थ हमने ले ली थी। तो हमें अब इस केस में फाइंड करना है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो हमारा फॉर्मूला इस केस में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो पहले हमारी हेडिंग है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when dielectric medium partially
फील्ड क्या हो, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो पार्शियली फिल्ड हो, मतलब पूरे के पूरे गैप में फिल्ड ना हो के थोड़े बहुत गैप में फिल्ड हो। चलिए अब हम डेरिवेशन करते हैं। हमने मान लिया कि हमारा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोगों ने एक टी विड्थ में किसी मीडियम को ले लिया। दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी। अब जरा मुझे आप ये बताओ, वैसे तो दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी, ठीक, और जहाँ पर हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है उसकी विड्थ है स्मॉल टी, तो ऐसा कितना स्पेस बचा या ऐसी कितना गैप बचा जिस गैप में कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है। सोचो, इतने रीजन में डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है, दोनों के बीच की विड्थ प्लेट्स की कितनी है स्मॉल डी, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा कितना विड्थ बचा जिस विड्थ में कोई भी मीडियम नहीं है, तो वो विड्थ क्या होगी, वो विड्थ आएगी हमारी डी माइनस टी। जाहिर सी बात है, अगर मैं इस पूरे गैप में से जितने गैप में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसको रिमूव कर दूं, माइनस कर दूं, तो जो फ्री स्पेस वाला है वो यहाँ पर क्या बचेगा, फ्री स्पेस वाला रीजन हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर देखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू टाइप की होगी। कैसे, पहली होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम और दूसरी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फ्री स्पेस, जहाँ पर कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, टू टाइप की होगी। पहली होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम और सेकंड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फ्री स्पेस। तो हम यहाँ पर पहले दोनों की अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, दोनों रीजन के लिए अलग अलग पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीन्स जहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, ठीक है। हमने मान लिया कि फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई नोट, तो ई नोट इक्वल्स टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्या आएगी, ई नोट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। सिग्मा की वैल्यू पुट करा दो, हमने यहाँ पुट करा दिया, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, तो यहाँ से ई नोट इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। तो अच्छा, मैं यहाँ पर फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फ्री स्पेस के लिए पोटेंशियल का रिलेशन निकालूं, तो देखो वो रिलेशन आ जाएगा कौन से फॉर्मूले से, फ्रॉम ई नोट इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा वी नोट अपॉन डिस्टेंस कौन सा लेंगे, जो हमारी फ्री स्पेस की बच गई है, और फ्री स्पेस की डिस्टेंस कितनी बची, डी माइनस टी, तो क्या जाएगा यहाँ पर डी माइनस टी। हमें क्या चाहिए, वी नोट, तो वी नोट इक्वल टू आ जाएगा ई नोट इंटू डी माइनस टी। हम यहाँ पर क्या करा देंगे, ई नोट की वैल्यू को पुट करा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ ई नोट, ई नोट की वैल्यू पुट कराओ तो वी नोट इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने अभी फ्री स्पेस का पोटेंशियल निकाल लिया, लेकिन अभी हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, हमें अभी इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर आप किसके लिए बात करेंगे, फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए अगर हम बात करें तो हमने मान लिया कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है स्मॉल के, ई स्मॉल के, ठीक है। तो आ जाएगा ई स्मॉल के इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट। क्या जाएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट। फिर से यहाँ पर क्या कराओ, फिर से यहाँ पर वैल्यू पुट करा दो, किसकी, सिग्मा की, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, देन
ई के इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। अब हम फिर से वही रिलेशन लगाएंगे, अप्लाई कराएंगे, रिलेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। लेकिन अब रिलेशन किस किस का आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड पोटेंशियल इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, दोनों का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड पोटेंशियल इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, रिलेशन यूज किया तो यहाँ से आ जाएगा क्या? ई फ्रॉम, हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ई के इक्वल्स टू, ठीक, वी के अपॉन, देखो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितनी विड्थ में है? स्मॉल टी विड्थ में, तो क्या जाएगा? वी के अपॉन टी। यहाँ से वी के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? वी के इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, ई के इंटू टी। हम यहाँ पर क्या कराएंगे? ई के की वैल्यू को पुट करा देंगे। हम यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ ई के, यहाँ से वी के इक्वल्स टू आ जाएगा ई के की वैल्यू सिग्मा अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, इक्वेशन नंबर सेकंड। और मैं आपको बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ कि अगर कभी भी हमें टोटल पोटेंशियल फाइंड करना हो तो हम सारे के सारे पोटेंशियल्स को ऐड कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ फाइंड करूँ नेट या टोटल पोटेंशियल, तो यहाँ पर नेट पोटेंशियल आ जाएगा V इक्वल्स टू वी टी प्लस वी के, वी टी और वी के क्या, सॉरी, वी नॉट प्लस वी के, दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करा दो। तो V इक्वल्स टू वी नॉट की वैल्यू आई हमारी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस वी के की वैल्यू आई हमारी Q अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। दोनों में Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, देखो जरा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन, तो कॉमन ले लो। तो V इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली? हमने यहाँ पर V की वैल्यू को फाइंड कर लिया। और हम बार बार वही बोलते आ रहे हैं कि जब हमें V की वैल्यू फाइंड हो जाए तो फिर हम क्या कराएंगे? V की वैल्यू को पुट करा देंगे इन इक्वेशन C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ V इन C इक्वल्स टू Q अपॉन V। C इक्वल्स टू Q अपॉन V फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करा देंगे। तो यहाँ से हमारा C आ जाएगा Q अपॉन V की वैल्यू, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। Q से Q कैंसिल हो गया, या अपॉन के अपॉन में है, शिफ्ट हो जाएगा। तो C इक्वल्स टू फॉर्मूला आ जाएगा हमारा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यही क्या है? यही आ गया हमारा कैपेसिटेंस ऑफ आ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज पार्शियली फिल्ड। किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड हो, ठीक। बहुत आसान सा डेरिवेशन है, कोई टफ नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या था इस वाले डेरिवेशन में? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड था। हमने मान लिया कि जिस विड्थ में ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है वो विड्थ कितनी है? स्मॉल टी। प्लेट्स के बीच की विड्थ जो है वो है स्मॉल डी। तो जो हमारा फ्री स्पेस जहाँ पर कोई भी रीजन नहीं है तो कितना बच जाएगा? वो हमारा बचेगा D माइनस टी। तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिफरेंट होगी, फ्री स्पेस की भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। एंड जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा होगा तब भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। तो हमने सबसे पहले किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली? फॉर फ्री स्पेस। देन फ्री स्पेस के लिए आ जाएगा ई नॉट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू हमने पुट करा दी, जैसे सिग्मा की वैल्यू पुट कराएंगे तो ई नॉट इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद
हमने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन क्या था, E = V/d। लेकिन हम अभी यहाँ बात क्या कर रहे हैं, फ्री स्पेस के। तो हमने मान लिया क्या आ जाएगा, E0 = V0/d - t, क्योंकि d क्या होती है, जो रिलेशन होता है उसमें d होती है दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब देखो फ्री स्पेस में डिस्टेंस कितनी बचेगी, d - t। तो हमने क्या ले लिया, E0 = V0/d - t। यहाँ से V0 = आ जाएगा E0 ब्रैकेट में d - t। हम क्या कराएंगे, E0 की वैल्यू को यहाँ पुट करा देंगे। देन V0 = आ जाएगा Q/A ε0 d - t। हमने इसको सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम सेकेंडरी किसके लिए बात करेंगे, फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर द स्पेस वेयर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट, वो स्पेस जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है। देन फिर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया। हमने सपोज कर लिया क्या है, ई के है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या आ जाएगा σ/K ε0। फिर से वही सिग्मा की वैल्यू हमने पुट कराई। फिर से हम क्या कराएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन यूज़ करेंगे। तो आ जाएगा EK = VK/T। टी को क्यों लिया, क्योंकि वैसे तो रिलेशन होता है E = V/d, लेकिन हम बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की विड्थ कितनी है, स्मॉल t। तो हमारा रिलेशन आ जाएगा EK = VK/T। देन यहाँ से VK = EK × T। EK की वैल्यू हमने यहाँ से पुट करा दी। जैसे ही EK की वैल्यू को पुट कराएंगे तो हमारा VK निकल के आ जाएगा Q/AK ε0 × T। फिर इसके बाद हम फाइंड करेंगे नेट या टोटल पोटेंशियल। जब नेट या टोटल पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो दोनों के पोटेंशियल को ऐड कर लेंगे। तो V = आ जाएगा V0 + VK। दोनों की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कराया, दोनों में Q/A ε0 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारी वैल्यू आएगी V = Q/A ε0 ब्रैकेट में d - t + t/K। उसके बाद हम V की वैल्यू को पुट करा देंगे इन द इक्वेशन C = Q/V। जैसे ही हम वैल्यू पुट कराएंगे V की, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा C = A ε0/d - t + t/K। अब जरा ध्यान दो, इसके पहले हमने जो फॉर्मूला निकाले थे, क्या, जब कोई मीडियम ना हो तब हमारा फॉर्मूला आया था A ε0/d। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया था, अभी अभी निकाला हम लोगों ने, A ε0/d। ठीक। और दूसरा, जब पूरे के पूरे गैप में यही मीडियम ये पूरे गैप में हो तब हमारा फॉर्मूला आया था KA ε0/d। वो दोनों फॉर्मूले इससे निकल के आएंगे। हम अभी देखेंगे कि किस तरीके से इसी फॉर्मूले से हमारे दोनों फॉर्मूले निकल के आएंगे। तो हमारा फॉर्मूला निकल के क्या आया, C = A ε0/d - t। अब देखो हम देखेंगे कि इस फॉर्मूले से हमारे जो इसके पहले के फॉर्मूले आए हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, वो किस तरीके से निकलते हैं। ज़रा ध्यान से देखते जाओ आप लोग, इसको खुद भी कोशिश किया करो, कभी आप खुद लोग कोशिश नहीं करते हो। देखो ज़रा ध्यान से, यह हमारा डायग्राम था। ठीक, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड है, विड्थ स्मॉल t, और दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल d। अब देखो जरा ध्यान से, हमारा फॉर्मूला आया है C = A ε0/d - t + t/K। अब इसमें पहला केस है कि इफ़ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट इन होल स्पेस, अगर क्या हो, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस पूरे के पूरे रीजन में प्रेजेंट हो, मतलब कि ये जो रीजन है ये इंक्रीज होके यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका मतलब स्मॉल t की वैल्यू किसके इक्वल होगी, स्मॉल d के इक्वल होगी। तो हम यहाँ क्या पुट करा सकते हैं, स्मॉल t = स्मॉल d पुट कराओ। देन C = आ जाएगा A ε0/d - d + d/K। d से d कैंसिल, देन ये अपॉन के अपॉन में है, तो C = आ जाएगा हमारा KA ε0/d। यही फॉर्मूला हमारा निकल के आया था कि नहीं आया था। दूसरा रीज़न, ये तो हो गया फर्स्ट केस, अगर यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो ही ना, अगर क्या ना हो, यहाँ पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो ही ना। ठीक, जब यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ही नहीं होगा तो स्मॉल t की वैल्यू क्या होगी,
0। जब यहाँ पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होगा तो स्मॉल टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्मॉल टी इक्वल्स टू आएगा यहाँ पर 0। देन तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, टी इक्वल्स टू 0 जरा पुट कराओ तो सी इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस 0 प्लस 0। तो यहाँ से सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। दोनों केस आ गए हमारे। ठीक, जब फ्री स्पेस हो पूरा का पूरा गैप तब हमारा फॉर्मूला यही आया था। सेकंड, जब यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट हो तब हमारा फॉर्मूला ये आया था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखो हमें इतना तो पता है कि कोई भी कैपेसिटर होता है उस हर एक कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। कैपेसिटर का वर्क ही क्या होता है, कैपेसिटर वर्क ही यही करता है कि वो कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर हो, हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। अब कितनी एनर्जी स्टोर करता है हमें उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, समझो हमने सपोज कर लिया कि सपोज ये एक सर्किट है, इस सर्किट में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये बैटरी का पोटेंशियल V है। ठीक, और जो कैपेसिटर है C है, यहाँ से चार्ज, टोटल चार्ज कितना जा रहा है Q। अब बहुत आसान सी बात है कि देखो ऐसा तो है नहीं कि ये तुरंत चार्ज हो जाएगा, धीरे धीरे चार्ज होगा। तो मैंने सपोज कर लिया कि सपोज ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसमें जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो dQ हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द चार्ज stored in capacitor at particular instant। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये चार्ज स्टोर हो रहा है कितना, हमने सपोज कर लिया dQ डैश। ठीक है, इतना चार्ज स्टोर हो रहा है, तो इसका मतलब इसका वर्क क्या आ जाएगा। ठीक, देखो जरा dW इक्वल्स टू, हमें क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर निकालनी है, तो पहले वर्क निकालना पड़ा है। अब देखो वर्क का वैसे फॉर्मूला आया था V इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला निकाला था W अपॉन Q, याद है कि नहीं ये वाला फॉर्मूला। तो W इक्वल्स टू क्या आ जाएगा V इंटू Q, ये फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पर हम निकालें अगर कि द वर्क डन टू स्टोर द चार्ज dQ, इस dQ डैश, इस dQ डैश चार्ज को स्टोर करने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, हम सबसे पहले वो निकालेंगे। तो वर्क कैसा होगा, डिफरेंशियल, तो dW इक्वल्स टू क्या जाएगा V डैश इंटू dQ डैश, यही आएगा V। चलो इसको डैश ना मान के 1 मान लो। ठीक है, 1 मान लो, तो क्या जाएगा V1 इक्वल्स टू dQ1। और अब V की वैल्यू क्या होती है C के फॉर्म में, तो हम यहाँ पुट करा देंगे। देखो जरा फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू CV, तो यहाँ से V इक्वल्स टू क्या जाएगा Q अपॉन C। तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करा देंगे, क्या V1 इक्वल्स टू Q1 अपॉन C, क्या जाएगा V1 इक्वल्स टू Q1 अपॉन C, यहाँ पर पुट करा तो dW इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा Q1 अपॉन C इंटू dQ1। लेकिन अभी हम लोगों ने ये जो वर्क फाइंड किया है, ये वर्क सिर्फ किसके लिए है, ये वर्क सिर्फ उसके लिए जब हमने इसमें dQ1 चार्ज को स्टोर कराया। हमें वर्क डन चाहिए टोटल चार्ज के लिए। अभी हम लोगों ने जो वर्क डन फाइंड किया है वो वर्क डन सिर्फ इस डिफरेंशियल चार्ज को स्टोर करने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है उसको निकाला है। लेकिन हमें निकालना क्या, फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टोटल वर्क डन। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ टोटल वर्क डन निकालूं तो इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ बोलेंगे टोटल वर्क डन
टोटल वर्क डन आ जाएगा हमारा, क्या आएगा यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q1 अपॉन c इंटू dq1। अब देखो जरा, अब यहाँ पर हमें लिमिट इंक्लूड करनी है। अच्छा, जब ये कैपेसिटर बिल्कुल भी चार्ज नहीं हुआ होगा, यहाँ पर इस बैटरी से कुछ भी चार्ज नहीं गया होगा, तब तो इस पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी? 0। खुद सोचो, होगी कि नहीं होगी? अगर मैं यहाँ से बैटरी से सप्लाई ही प्रोवाइड ना कराऊं तो इसमें चार्ज कितना स्टोर होगा? 0। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी का चार्ज प्रोवाइड कर दूं तो जितना चार्ज बैटरी से यहाँ चला उतना चार्ज यहाँ पर स्टोर होगा। मतलब कि मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है? मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है? Q तक। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी? 0 से लेके Q। इंटीग्रेशन ऑफ dw यहाँ पर बन जाएगा W। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करा दो तो Q1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा Q1 स्क्वायर, पहले एक काम करो, 1/c इंटीग्रेशन के बाहर निकल के आ जाएगा, कांस्टेंट है Q1 इंटू dQ1। अब इसका इंटीग्रेशन करा दो तो इंटीग्रेशन आ जाएगा W इक्वल्स टू 1/c, इसका आ जाएगा Q1 स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 से लेके Q तक। Q1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? Q1 स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। ये फॉर्मूला होता है, अगर भूल गए हो तो मैं बता दूं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, अब लिमिट पुट करा दो। लिमिट हमेशा कैसे पुट होती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऊपर की लिमिट में से नीचे की लिमिट को पुट करा के सबट्रैक्ट कराते हैं। तो आप लिमिट पुट कराओ तो W इक्वल्स टू 1/c। पहले अपर लिमिट पुट कराएंगे तो Q1 की प्लेस पर क्या जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, उसके बाद Q1 की प्लेस पर 0/2। देन हमारा यहाँ वर्क डन आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2c। वर्क डन कितना आया हमारा? Q स्क्वायर अपॉन 2c। और वर्क ही हमेशा किस में कन्वर्ट होता है? वर्क ही हमेशा कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितनी आएगी? Q स्क्वायर अपॉन 2c। ये आ गया हमारा एक फॉर्मूला। अब जरा ध्यान से देखो, हमने पढ़ा था एक Q इक्वल्स टू CV हमारा फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू CV। तो हम यहाँ क्या करेंगे? पुट करा देंगे क्या? Q इक्वल टू CV पुट करा। जैसे पुट कराएंगे तो U इक्वल्स टू आएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c। C की 1 पावर से 1 पावर कैंसिल, और जब ये 1 पावर से 1 पावर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का ½ CV स्क्वायर। ये भी किसका फॉर्मूला है? ये भी हमारा फॉर्मूला आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। पहला फॉर्मूला क्या आया? Q स्क्वायर अपॉन 2c। सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या आया? सेकेंड फॉर्मूला आया हमारा ½ CV स्क्वायर। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट करा देंगे कि हाँ भैया क्या हमारा वैल्यू कौन सा फॉर्मूला पुट होना है। फिर से समझ लो इसको, हमें यहाँ पर फाइंड करना था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक, हमने यहाँ पर सपोज कर लिया। देखो कैपेसिटर सडनली तो चार्ज होगा नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें चार्ज पहुँचता जाएगा वैसे वैसे ये कैपेसिटर भी चार्ज होता जाएगा। ठीक, तो हमने सपोज कर लिया कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसमें जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो dQ1 है। बैटरी से मैक्सिमम चार्ज कितना पहुंचा? Q। ठीक, लेकिन इसको Q चार्ज तक चार्ज होने में टाइम लगेगा। तो हमने किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर ली कि इस पर चार्ज कितना स्टोर हुआ? dQ1। फिर हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इस dQ1 चार्ज को स्टोर कराने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसकी वैल्यू। तो आ जाएगा dW इक्वल्स टू V1 इंटू dQ1। फिर हमने यहाँ पुट करा देंगे कौन से फॉर्मूले से? V इक्वल्स टू Q अपॉन C फॉर्मूले से पुट करा देंगे V1 इक्वल्स टू Q1 अपॉन C। देन dW इक्वल्स टू आ जाएगा Q1 अपॉन C इंटू dQ1। हमने ये जो वर्क डन फाइंड किया है, ये वर्क डन सिर्फ डिफरेंशियल चार्ज के लिए है। हमें वर्क डन किसके लिए चाहिए? टोटल चार्ज के लिए। तो हम यहाँ पर करा देंगे इसका इंटीग्रेशन।
तो आ जाएगा टोटल वर्क डन आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q1 अपॉन सी इंटू डी Q1। लेकिन जब ये कैपेसिटर बिल्कुल भी चार्ज नहीं हुआ होगा, जब हमने इसमें बैटरी से सप्लाई प्रोवाइड नहीं की होगी, तो इस पर चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पर 0। और जब ये मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा तब इसमें चार्ज कितना होगा Q। तो जो लिमिट है, लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, फ्रॉम 0 टू Q। C कांस्टेंट है तो 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन के बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, डब्ल्यू बन जाएगा। देन Q1 स्क्वायर, Q1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा Q1 स्क्वायर अपॉन टी, लिमिट फ्रॉम 0 टू Q। अब लिमिट पुट करा देंगे, कैसे पुट होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन W इक्वल्स टू 1 अपॉन सी Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन 2। तो यहाँ से हमारा W इक्वल्स टू फॉर्मूला आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C, इतना आ गया। देन वर्क ही हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। ये हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्क इज ऑलवेज कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से U इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा Q स्क्वायर अपॉन 2C। हमने यहाँ पर क्या किया, Q इक्वल्स टू पुट करा दिया CV। जब पुट कराएंगे तो U इक्वल्स टू यहाँ पर Q की जगह CV पुट कराएंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर, C की एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा यहाँ से सेकंड फॉर्मूला निकल के आ जाएगा U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर।